नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना की बात करें, संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो वह दस्तावेज प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसको देखने से तीन बातें उत्पन्न होती हैं। प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसको देखने से तीन बातें उत्पन्न होती हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना क्या है? क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना वह दस्तावेज है, वह दस्तावेज है जिसको देखने से तीन बातें उत्पन्न होती है। तीन बातें उत्पन्न होती हैं। पहली बात है कानून या संविधान। कानून या संविधान का विस्तार कितना है? पहली बात है कानून या संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? दूसरी बात है कानून अथवा संविधान का विस्तार कहां तक है? चौथी बात है संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? तो हमने प्रस्तावना क्या है इसके बारे में पढ़ा है। प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसको देखने से तीन बातें उत्पन्न होती है। कानून या संविधान का उद्देश्य क्या है? कानून संविधान का विस्तार कब तक है? और संविधान लागू कब होगा? अब हम बात करते हैं प्रस्तावना कहां से ली गई, किसके द्वारा ली गई, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना कहां से ली गई? दूसरा बिंदु है प्रस्तावना कहां से ली गई। तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई। अमेरिका से ली गई है। आपको याद होगा हमने जब संविधान सभा पढ़ी तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जो प्रस्तावना का आधार है। बात हम प्रस्तावना की करें तो प्रस्तावना को लेकर दो विवाद हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला विवाद है बेरुवादीवाद। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुवादीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद में केशवानंद भारतीय विवाद के तहत केशवानंद भारतीयवाद
केशवानंद भारतीयवाद के तहत प्रस्तावना 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 संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है। प्रस्तावना में केशवानंद भारतीयवाद में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी जिस प्रकार संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किए जा सकते हैं। ये केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया है कि जिस प्रकार संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किए जाएंगे। तो हमने केशवानंद भारतीयवाद के बारे में पढ़ा, नेहरूवादी विवाद के बारे में भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 संशोधन किए, जो एकमात्र पहली बार ये संशोधन हुआ था। तो पढ़ते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1977 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किए गए जिसका फॉर्मूला है PAR पास। यानी हम पढ़ते हैं पहला शब्द पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, दूसरा शब्द अखंडता और तीसरा शब्द समाजवादी शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो हमने इस प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। अब हम प्रस्तावना की बात करें तो हम प्रस्तावना को देखते हैं। अब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवस्था की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1959 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम भारत के लोग का मतलब है जनता में निहित। हम भारत के लोग का मतलब है समझ शक्तियां जनता में निहित। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत कहीं बाहरी देशों के अधीन नहीं है। भारत अपना खुद अलग से कानून बनाता है, किसी देशों के अधीन में काम नहीं करता है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का अर्थ होता है किसी भी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष होता है देश में धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
लोकतंत्रात्मक अर्थ होता है जनता का शासन, यानी जनता के लिए जनता का शासन हो, इसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं। गणराज्य का अर्थ होता है राज्य का यानी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर एक वंशानुगत न होकर संविधान सभा द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा चुना गया हो, जैसे राष्ट्रपति कहते हैं वो वंशानुगत नहीं होता भारत का। तथा उसके बाद में बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं, और राजनीतिक में भी समान अवसर और न्याय। विचार यानी बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म के नाम पर राष्ट्र कोई बाधित नहीं है, राष्ट्र में कोई भी अपना अलग से धर्म चुनता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो ये संविधान की विशेषता है। हमने संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।